हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने शोध अभिवृत्ति से 8 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सभी प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 20 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा पर आधारित प्रश्न हैं। उसके साथ साथ इनमें वो भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न इसमें इंक्लूड है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जब मैं आपको शोध अभिवृत्ति के मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद अंत में मैं शोध अभिवृत्ति से जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी एक वीडियो आपको दूंगा, ताकि आपको यह पता चल जाए कि शोध अभिवृत्ति के प्रश्न जो है किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा जितना भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिस सेट की तरह क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ऑप्शन भी दूंगा, तो आपको सही आंसर इसमें बताना है। इसी प्रकार से आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आप अंत में जो है अपने स्कोर को मेंशन करके मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है राइट हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अंतःक्षेप अनुसंधान, बी ऑप्शन दिया गया है संस्थात्मक अनुसंधान, और सी ऑप्शन दिया गया है वर्णात्मक अनुसंधान, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई आपका सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक अनुसंधान। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह से हम प्रैक्टिस सेट की तरह कंप्लीट करेंगे और कहीं पे जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा मैं उसको डिस्क्राइब भी करते चलूँगा अपने तरफ से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है। इन चारों विकल्प में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता, बी ऑप्शन है अनुसंधान उपकल्पना के रूप में, या सी ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिनिष्ठ के रूप में, या डी ऑप्शन दिया गया है चरों के बीच अंतर होता है। तो आपको इसमें से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रश्न का ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर लगे आपको वीडियो फास्ट चल रही है तो वीडियो को आप पॉज करें, फिर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में दिया गया है कि अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य क्या है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वर्तमान शोध की समीक्षा करना, बी ऑप्शन दिया गया है चरों के बीच संभावी संबंधों का विवरण देना, सी ऑप्शन दिया गया है जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना, और डी ऑप्शन दिया गया है आपका दोनों, यानी कि बी और सी आपका सही है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। ये बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य क्या है, इस ऑप्शन में से हमें यह बताना था। तो चरों के बीच में संभावी संबंधों का विवरण देना भी, उसके साथ साथ जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना हो, तो ये जो है अनुसंधान परिकल्पना का जो है तात्पर्य हो जाएगा। इन चारों विकल्प में से आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन डी आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है एक व्यापक सवाल और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है ताकि वह और अधिक महत्वपूर्ण हो सके। और सी ऑप्शन दिया गया है एक व्यापक प्रश्न को और भी अधिक व्यापक बनाया जाता है। डी ऑप्शन दिया गया है एक विशिष्ट प्रश्न को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है।
तो यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से आपको सही जो है आंसर देने का प्रयास करना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए नंबर में दिया गया कि एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपने इसको राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए। इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न जो है किस प्रकार के होने चाहिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। बी ऑप्शन है साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। सी ऑप्शन दिया गया है साध्य, स्पष्ट और महत्वपूर्ण। और डी ऑप्शन दिया गया है साध्य, स्पष्ट और नैतिक। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साध्य, स्पष्ट और महत्वपूर्ण और नैतिक जो है होना चाहिए। एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? साध्य, स्पष्ट यानी साफ सुथरे, महत्वपूर्ण यानी कि जिसकी जो मतलब रेलिवेंट हो, और नैतिक। तो ये तीनों चीज़ जो है आपका होना चाहिए। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है। तो इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि होना। बी ऑप्शन दिया गया है प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है व्यवसायीकरण की संभावना। डी ऑप्शन दिया गया है हमारा समाज में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन होना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर अपना देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। तो ये जो है प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने इसको राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। बी ऑप्शन दिया गया है ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और अनुकूल होनी चाहिए। सी ऑप्शन दिया गया है सीमित दायरा होना चाहिए और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आपको इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। प्रश्न में ये पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है हमें अंतःज्ञान। बी ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिकृत अनुमान। और सी ऑप्शन दिया गया है शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास के रूप में। डी ऑप्शन दिया गया है अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। तो आपको इन चारों विकल्पों में से यह बताने का प्रयास करना है कि एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में जो है एक उपकल्पना को जो है वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी अगर आपने लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस में जो है उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। पहला जो ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि। बी ऑप्शन है ऐतिहासिक अध्ययन। और सी ऑप्शन दिया गया प्रयोगात्मक अध्ययन। और डी ऑप्शन दिया गया मानक अध्ययन। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक अध्ययन। प्रश्न में यही पूछा गया है आप सभी से कि इन चारों विकल्पों में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐतिहासिक अध्ययन में जो है उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 10। इसको भी देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक परिचालन परिभाषा का अर्थ क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें, इसका मूल अवधारणा से कोई संबंध नहीं होता। बी ऑप्शन दिया गया है, यह अवधारणा की अमूर्त एवं सैद्धांतिक परिभाषा है। सी ऑप्शन दिया गया है, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। और डी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न में से आपको यह बताने इस प्रश्न में जो है आपको यह बताने का प्रयास करना है कि एक परिचालन परिभाषा का अर्थ क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। एक परिचालन परिभाषा का यह हमारा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह बताते हैं कि कैसे अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है और मापा गया है। बी ऑप्शन, यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। सी ऑप्शन है, इसमें उपयुक्त साहित्य की एक उपयोगी समीक्षा शामिल होती है। और डी ऑप्शन है, यह कार्यप्रणाली की प्रक्रियाओं की रूपरेखा है। तो आपको इस चारों विकल्पों में से यह बताने का प्रयास करना है कि एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं। एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य जो यही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणाम के बारे में एक विशेष रूप से सोचने पे बल देता है। बी ऑप्शन दिया गया है, यह अध्ययन को सरल बनाता है। सी ऑप्शन दिया गया है, यह परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। और डी ऑप्शन दिया गया है, यह अनुसंधान पूर्वग्रहों को कम करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इस उपकल्पना में छात्रों को पढ़ने के स्तर में अंतर होता है। बी ऑप्शन दिया गया है, इसमें व्याख्यान और समूह अनुदेश में अंतर होता है। और सी ऑप्शन दिया गया है, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है, इसमें अधिगम में वृद्धि होगी। तो आपको बताने का प्रयास करना है कि इन चारों विकल्पों में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं। यह जो है दिशात्मक उपकल्पना का एक बेहतर एग्जाम्पल है। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया सर्वेक्षण अध्ययन। बी ऑप्शन दिया गया तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। सी ऑप्शन दिया गया प्रयोगात्मक अध्ययन। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस में उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। तो तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध करने में जो है उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। तो उपकल्पना के संदर्भ में जो है 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह एक अस्थायी प्रस्ताव है। बी ऑप्शन दिया गया है, उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है। सी ऑप्शन दिया गया है, इसको सामान्यकृत किया जा सकता है। और डी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से सभी सही है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर ए बी सी आपका ये तीनों सही हो जाएगा। उपकल्पना के संदर्भ में ये तीनों जो है सही नहीं है और हमें यही बताने का प्रयास करना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, यानी कि हमें गलत को ही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, हमें यह बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, महत्व के क्रम में सूचीबद्ध करना। बी ऑप्शन दिया गया है, इनको अलग वर्गों में सम्मिलित करना। सी ऑप्शन दिया गया है, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। डी ऑप्शन दिया गया है, इनको पूर्ण रूप से परिशिष्टों में दिखाया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन बहुत ही आवश्यक है या जरूरी है। तो वो इनको एकीकृत जो है रूप में दर्शाना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लघु न्यायदर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है टी परीक्षण, बी दिया गया है एनोवा और सी ऑप्शन दिया गया है कई वर्ग परीक्षण और डी ऑप्शन दिया गया है भाज्य संबंधी विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टी परीक्षण। ठीक है, लघु न्यायदर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए जो है शोधकर्ता जो है टी परीक्षण का जो है उपयोग करता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है गुणात्मक माप के द्वारा, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, ये माप होगा। ठीक है, गुणात्मक माप के द्वारा। बी ऑप्शन है प्रदत्त और सी ऑप्शन है चर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चर। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है, तो चरों के द्वारा जो है इसको मापा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रायः अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकीय तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर जो है संबंधित होने की होती है। तो यहाँ पर हमें चारों विकल्पों में से इसका आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है हमें सरल सहसंबंध, बी ऑप्शन दिया गया है बहु सहसंबंध, सी ऑप्शन दिया गया है कारक विश्लेषण और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कारक विश्लेषण। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि प्रायः अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकीय तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूहों की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का हमारा। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें दिया गया है कि जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसे समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे विचार के अधीन हैं के लिए निम्न शब्दों
का प्रयोग किया जाता है और हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ये शब्द है जो राइट होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। पहला जो ऑप्शन दिया गया प्रयोगात्मक समूह, बी ऑप्शन दिया गया है नियंत्रण समूह, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन दिया गया है ए ए नहीं सही है और बी भी आपका नहीं सही है, यानी कि ये ए और बी दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक समूह जो है प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसे समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के लिए इन चारों विकल्पों में से किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगात्मक समूह का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अगर आपने राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न जितने भी मैंने प्रश्न आपको कराए इस वीडियो के सेशन में वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 20 प्रश्नों में से आपने मैक्सिमम प्रश्नों को जो है सही किया होगा। नहीं सही किया है तो आप फिर से इन प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी इसका चार्ज नहीं होता है और ये वीडियो इसी चैनल पे पड़ा रहेगा। आप 1 या 2 बार 3 बार जितनी बार आपका मन करे प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं इसको और अपने जो है तैयारी को जो है जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है आपके नए सिलेबस के आधारित प्रश्न हैं, नए सिलेबस पे पूरी तरह से आधारित हैं। इसके साथ साथ एक आध प्रश्न इसमें वैसे भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को दीजिएगा कि इस वीडियो का सेशन जो है आपको कैसा लगा। किसी पॉइंट में आपको अगर समझ में नहीं आया होगा या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया या कोई वर्ड भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका जो है आंसर देने का। अगर मुझे भी नहीं पता रहेगा तो भी मैं कहीं से भी फाइंड आउट करके जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। और किसी विशेष टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। यानी कि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलता है कि जैसे कि हम कार्य कर सकें। सबको जो है कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के जब हम कार्य करते हैं वीडियो बनाना और भी, तो आपके फीडबैक बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप फीडबैक अपना जैसा भी हो, आपको अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप उनकी कमियों के बारे में भी बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधार करके आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके, वो भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जो है परचेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा 100-200 या मतलब जिस हिसाब से उनका चार्ज है। उसके साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको पे करना होता है, यानी कि पैसा आप पे करेंगे तभी आप प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री में सभी प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जितने भी 10 यूनिट हैं सभी पे प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रोवाइड किए जाएँ, वो भी इसी चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।